Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Wi-Fi Exam Help. Today we will start a new series of NCERT Class 10 which will be beneficial to both Class 10 students and the candidate preparing for competitive exams. तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, इसका जैसे नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, इसमें देखिए लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, यानी कि डेली लाइफ की सिचुएशंस देखते हैं और क्या होता है। जैसे मिल्क इज लेफ्ट ओवर एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो गर्मी के महीनों में क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो रूम टेम्परेचर पर जो है उसका चेंजेज आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए एयर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और ये मिल्क जो है गर्मी के महीनों में आपको जो है दही में कन्वर्ट होता है या फिर उसमें जो ये लैक्टोबैसिलस आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो है कंडीशन, यानी कि मिल्क में चेंज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरा ये है कि आयरन तवा, ठीक है, जो आयरन तवा है, आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उसको जो है जैसे छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि इसके ऊपर आयरन के ऊपर जो है क्या हो जाएगा, ऑक्साइड की एक परत, यानी आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। आयरन की रस्टिंग होने लगती है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। फिर ग्रेप्स से एल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस होता है, तो ग्रेप का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें भी ग्रेप्स में चेंजेज आते हैं। इसी तरह फूड को पकाया जाता है, फूड हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो डाइजेशन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। तो इस तरह से देखा, जब हम सांस लेते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। रिस्पायर करते हैं, क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। अब ये सब चीज़ें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें ये होता है कि या तो कोई पदार्थ है उसमें चेंज आ जाता है, उसके ऑर्डर में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, स्टेट में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इस तरह के चेंजेस हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि द नेचर, ये आपने देखा, ये ऊपर के जो हमने पॉइंट पढ़े हैं इसमें, इन सिचुएशंस में देखा कि द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समव्हाट चेंज, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने को मिला है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शंस हैव टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है, दूध का दही में कन्वर्ट होना, ठीक है, या फिर लोहे का रस्टिंग होना, आयरन का रस्टिंग होना, अंगूर से अल्कोहल का बनना, अंगूर का फर्मेंटेशन होना, तो एक प्रकार से उसमें प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है, केमिकल चेंज आ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। काफ़ी बार एक वंडरिंग सिचुएशन बन जाती है कि आखिर क्या मतलब है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी नंबर 1 है। एक्टिविटी नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, ये करने से पहले कुछ कॉशंस हैं, ठीक है। कॉशंस को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ को करना है। तो इन्होंने देखिए कॉशन, देखिए टीचर का असिस्टेंस लेना बहुत ज़रूरी है, टीचर का असिस्टेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, ठीक है, आँखों पर चश्मा या कोई भी आई प्रोटेक्शन वाली चीज़ जो है आप पहन लें, जो ग्लासेस हैं उनको जो आप धारण कर लें, जिससे आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। अब ये भी आपको एक कॉशन करना है कि मैग्नीशियम को क्लीन कर लें, ठीक है,
मैग्नीशियम को किससे, सैंड पेपर से क्लीन कर लें, क्योंकि मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा जो है रिएक्टिव सब्सटेंस है और इसके ऊपर मैग्नीशियम जो है एटमॉस्फेयर की उपस्थिति में इसने MgO बना लिया होगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया होगा, तो इसलिए इसको सैंड पेपर से रब कर लें, ठीक है। तो और तीसरा चीज़ है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, जैसे कि इस फिगर में आपने देखा कि इसको जो है ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको जो है ये जो टोंग है इससे पकड़ लिया गया, ठीक है, पेयर ऑफ टोंग से। बर्न इट यूजिंग अ स्प्लिट लैम्प, अब एक स्प्लिट लैम्प की सहायता से हमने इसको जलाया और जलाने के बाद में इसकी जो राख है उसको एक वॉच ग्लास से, देखो यहाँ पर टेबल पर रखा हुआ दिख रहा है, वॉच ग्लास में हमने इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और ये जो वॉच ग्लास में इकट्ठा किया ये क्या है, ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इकट्ठा हो गया, ठीक है, ओके। तो वॉच ग्लास में हमने इसको इकट्ठा कर लिया। अब ये फिगर में दिखाया गया कि ऐसे जो है प्रोसेस किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन जो बर्न हुआ है, जला है मैग्नीशियम रिबन, वो विद अ डाइजलिंग चमक, काफ़ी चमकदार वाइट फ्लेम के साथ ये जला एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर, वाइट पाउडर में ये चेंज हो गया, ठीक है, चेंजिंग इनटू वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज, ये जो पाउडर है ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी ये MgO है, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्लियर। सो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, यानी ये जो कैसे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म्ड, ये बना है ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में ये बना है। अब एक्टिविटी ये वाली है, इसमें कह रहे हैं कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, तो जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स लेते हैं, ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क में, एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स लेते हैं और ये इस तरह का कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स ले लिए और उसमें जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डाल दिया, ठीक है। इसमें भी देखिए कुछ सावधानियां बरतनी है, सावधानियां ये बरतनी है, सावधानियां ये बरतनी है कि जो एसिड का यूज कर रहे हैं आप, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, इसलिए एसिड काफ़ी घातक होता है, ख़तरनाक होता है, इसलिए आप उसको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है, यहाँ पर मतलब यूज करना है, ठीक है, हैंडल करना है। अब यहाँ पर देखिए जब इतना हमने किया तो हम ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कुछ हो रहा है, जिंक के ग्रेनुअल के अराउंड आपको कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, आप इसको जब छुएंगे तो आपको इसका टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज़ हमने देखी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ की उनके स्टेट में चेंज आता दिखा, कलर में चेंज आता दिखा, गैस निकल रही है ऐसा दिखा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेज अराउंड अस, जैसे कि हम आप ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास जो चेंजेज होते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस, यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारे आसपास, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं हो रही होती हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम आगे जो है इस बार बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, कई सारे प्रकार होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, हमने केमिकल रिएक्शंस देख ली कि कोई भी चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके।
केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस, जैसे मिल्क को आपके दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं कि गर्मी में मिल्क जो है वो क्या होता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, और आयरन में एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो आयरन में रस्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनको केमिकल इक्वेशंस से दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है, और सेंटेंस जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है केमिकल रिएक्शंस का, इसलिए हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको एक सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं, ठीक है, और इससे वर्ड इक्वेशन जो है कहते हैं वर्ड इक्वेशन इस तरह से हम इसको लिख देंगे, वर्ड इक्वेशन फॉर द एबो रिएक्शन। अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ तो हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन में ऐसे लिखा, इस तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, ठीक, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, उनको हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो मतलब अल्टीमेट जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो रिएक्टेंट होते हैं इनके बीच प्लस का साइन होता है, और बीच में जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो के साइन होता है। और यहाँ पर जो है एक चीज़ है कि जो ये एरो का जो दिशा है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, वो डायरेक्शन ये शो करती है कि केमिकल रिएक्शन इस ओर हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की ओर हो रही है, यानी कि उसका डायरेक्शन जो शो करता है, डायरेक्शन मतलब ये जो एरो है वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन शो करता है, ठीक है। अब किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, ठीक है। देखिए केमिकल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, कैसे हम आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अभी हमने वर्ड इक्वेशन लिखा था, ठीक है, वर्ड इक्वेशन लिखा था, अब हम लोग लिखेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है कि जैसे वर्ड इक्वेशन में हमने मैग्नीशियम लिखा था, फिर प्लस मैग्नीशियम लिखा था, फिर प्लस ऑक्सीजन, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था। यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल ले लेंगे जिसको Mg कहते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो है सिंबल हो जाएगा O2, ऑक्सीजन ये वाला है, ठीक है। और इस तरह से Mg और O2 जो है मिलके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको MgO लिखेंगे। तो इस तरह से एक फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये फार्मूले हैं। मैग्नीशियम का फार्मूला Mg है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है, और इस तरह MgO जो बना है उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है। तो ये जो है केमिकल इक्वेशंस जो है इस तरह से लिखी जाएंगी, ठीक है। और इसमें मतलब इन्होंने बताया कि एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज केमिकल फार्मूला इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ड। वर्ड के स्थान पर अगर हम केमिकल फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा कंसाइज हो जाएंगी। पहले वर्ड इक्वेशन में लिखे थे और अब जो है इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। तो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS and RHS of the arrow. Clear? Is there a number of atoms of each element the same on the both sides? ठीक है, तो याद रखना कि जैसे कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी तो उसमें दोनों ओर के जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स क्या होते हैं, जैसे Mg एक एटम है, O2 है, O2 में O के मतलब वो ऑक्सीजन मतलब O जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम है, तो O के 2 एटम है, ठीक है। और यहाँ पर Mg हो तो Mg का एक एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 हो गए। तो इस तरह से अगर दोनों ओर एटम्स की संख्या बराबर होंगी एरो के दोनों ओर तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, और अगर बराबर नहीं है तो क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए अभी हमने बताया था कि दोनों ओर के एरो के दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए। हमने एक वर्ड इक्वेशंस लिख ली, हमने एक वर्ड इक्वेशंस लिखी यहाँ पर,
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू सम, मतलब एरो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। द अबव वर्ड इक्वेशंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसी वर्ड इक्वेशन को हमने Zn प्लस H2SO4, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फार्मूला है, और ये जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमने एक केमिकल इक्वेशंस लिख दी। अब हम इसको एग्जामिन करेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ऐसा एग्जामिन करने के लिए आप क्या करेंगे, एग्जामिन करने के लिए आप एक तालिका बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ये टेबल इस तरह से होगी, आप जो है एक ये इस तरह की एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और इसमें 3 खाने बना लीजिए, 1 2, एक और क्या होगा, इधर तुम्हारा इसमें एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, जो कि LHS है। LHS इधर वाले को कहते हैं, जैसे मान लो ये पेज है पूरा, तो इधर LHS इधर RHS, ठीक है। तो एरो के इस साइड को RHS बोलेंगे और इस साइड को LHS। तो LHS में कितने एटम हैं इस वाले साइड में, और RHS में कितने एटम हैं इस वाले साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि Zn में कितने हैं। देखिए LHS में Zn में आप देख लीजिए, ये वाले इस साइड में कितने हैं, Zn का 1 है, और इस साइड में Zn का 1 है, और H का कितना है, H का इधर 2 है, H2 है ना, 2 है, और इधर भी H2 है, 2 है। और इसी तरह से यस का देख लेते हैं, यस का कितना है, 1 है, इधर भी RHS में भी 1 है, ठीक है। और ओ का देख लेते हैं, ओ का यहाँ पर 4 है, और इधर RHS में भी 4 है, ठीक है। तो इस तरह से देखा कि ये दोनों ओर के जो एटम्स हैं वो सेम है, इसलिए ये इक्वेशंस कैसी हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशंस हो गई, ठीक है। ओके, अब किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशंस अगर होगी तो उसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास Fe दिया गया है, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 H2, ठीक है। तो ये LHS का पार्ट हो गया, RHS का पार्ट हो गया। आप सबसे पहले एक तालिका बनाएंगे, ठीक, इस तरह की एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल में आप देखेंगे एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहीं मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर Fe है इसी तालिका में, Fe हो गया, ठीक है, और H हो गया, ठीक है, और O हो गया, ठीक है। तो FeH, अब Fe के कितने यहाँ पर हो गए, Fe का 1 है, तो इधर 1 है, इधर Fe के 3 है। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड हो गई, ठीक है। H2 तो बराबर है, O यहाँ पर 1 है LHS में, और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसको कैसे बैलेंस्ड करेंगे, तो बैलेंस्ड करने के लिए आप सबसे पहले वो कंपाउंड लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा एटम हो। तो इन दोनों ओर के कंपाउंड में पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप एक टेबल बना लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि दोनों LHS और RHS में आपको ये देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा एटम है। तो सबसे ज़्यादा एटम कितने हैं, Fe के 3 हैं, O के 4 हैं, तो Fe3O4, ठीक है। तो मतलब इसमें 7 एटम है, सबसे ज़्यादा Fe3O4 में। अब इसमें देखेंगे कि इसमें इस कंपाउंड के अंदर कौन से एटम में सबसे ज़्यादा एटम है, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एटम है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 4 एटम है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड में है। फिर उसके अंदर मॉलिक्यूल में O4 है, O4 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसमें 4 एटम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 है, तो इधर इस वाले LHS साइड में जो O को हम 4 बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 से इंटू कर देंगे। अब ये 1 सेकेंड, 4 से इंटू कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा एटम है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 H2 मतलब 4 × 2 8 जो है H2 हो गए, और 1 ऑक्सीजन मतलब 9 हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर कितने, 7 ही हैं, यहाँ पर 7। अब देखिए यहाँ पर 8 H2 हो गया, ठीक है, यानी H अब ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर H को इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है, 4H2 यहाँ पर हो गया, और 4 हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो बचा कौन सा, F3 बचा, तो 3 से यहाँ पर F3 लगा देंगे। तो इस तरह से आपकी जो है इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं, पूरा हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको दोबारा से, ओके, आगे देखते हैं। तो यही प्रोसेस स्टेप नंबर 1 में हमने बोला था, आप जो है इन्होंने, चलिए स्टेप नंबर 1 में इन्होंने क्या किया, आप स्टेप वाइज करना जब भी एग्ज़ाम में। स्टेप 1 में आप जो भी इक्वेशन को बैलेंस करना है उसको इस तरह से बॉक्स बना लेना। उसके स्टेप नंबर 2 में आप ये वाली तालिका बना लेना, ठीक है, इसमें सारे काउंट कर लेना, ठीक है। अब आपको अगर लगता है कि जो भी बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड, चेक हो गई,
स्टेप नंबर 3 में आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में आप बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन सा जो है कंपाउंड का किसे कहते हैं। तो ये कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक एटम होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, तो कंपाउंड में देखना है कि किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम है। तो आपने देखा Fe3O4 ये सबसे ज़्यादा एटम है। तो यहाँ पर देखिए Fe3O4 में सबसे ज़्यादा एटम है, उसके अंदर मॉलिक्यूल ये वाले हो गए ना O4, ये इस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक एटम होते हैं, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में देखते हैं कि O के पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में जैसे इन्होंने ये H2O को 4 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो इक्वेशंस आ गई वो ये वाली आ गई। यहाँ 4 O थे तो इधर भी LHSO साइड में भी हमने 4 O लगा लिए। इसके बाद देखा कि H2, अब इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चौथे स्टेप पर आ जाएंगे। चौथे स्टेप पर क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके पास हो गए, H2O के पास में, ये वाले कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा मतलब जो एटम हो गए, ठीक है। तो अब H को बराबर कर लेंगे। तो इधर हमने क्या किया, एक H2 था, इधर 4 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 एटम हो गए, ठीक है। अब लास्ट वाला जो स्टेप होगा, ये हमारे पास इतनी इक्वेशंस हो गई। अब इसको इक्वेशंस हमने लिख ली। अब इसमें देखा कि केवल और सारे जो है 8 H2 भी हैं, 8 H2 भी हैं, 4 O भी हैं, लेकिन F3 यहाँ पर है और यहाँ पर केवल एक F है। तो हम Fe के आगे 3 लगा देंगे, ठीक है। F3 नहीं बनाएंगे, Fe के आगे 3 लगाएंगे, ठीक है। तो 3 इस तरह से हमारे पास कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फाइनल स्टेप में हम इसको ऐसे लिख लेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में। और फिर कभी कभी ये होता है कि जैसे सिंबॉलिक फॉर्म मतलब फिजिकल स्टेट दिखानी होगी कि जैसे Fe है ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में, मतलब स्टीम, हमने H2O स्टीम लिया है। इक्वेशन मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसमें किस तरह का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस चीज़ का फिजिकल स्टेट लगा रहे हैं। लेकिन यूजुअली ये जब कहा जाए, ठीक है, तो फिर आपको लगाना होता है, ठीक है। और इस तरह से जैसे ये भी एक इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये इक्वेशंस हैं। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड वाला सिस्टम यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ साइड इक्वेशंस हैं और ये जो फार्मूले हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी हम लोग कर लेते हैं। और जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं एक ब्लैंक जो है पेज पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव सब्सटेंस होता है और एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है, तो उस पर मैग्नीशियम मतलब उस पर ऑक्साइड बन जाता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर लेता है। तो इस तरह से उसको रब कर लेते हैं, ठीक है, सैंड पेपर से, कि वो शुद्ध हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आपके जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उसमें जो है आप सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यही कारण है और इसमें यही सब आपको लिखना है। बाकी जैसे ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इंटू ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो H2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह की ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर लिखते हैं H2 प्लस Cl2, ये तुम्हारा 2HCl, ठीक है। तो इस तरह से है, वाइट पेपर पर बनेगा तो वहाँ पर हम बताएंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम है तो कितना हो जाएगा NH4SO3, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ पर समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा, यहाँ लिखते नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।